नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत और 24 के घायल होने की खबर है, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक उन्हें शाम 6:55 पर कॉल मिली कि गेट नंबर 1 के पास कार में विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद लगभग 6 गाड़ियों में आग लग गई और आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल धमाके के कारणों की जांच चल रही है। पीटीआई के अनुसार क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है, जबकि एएनआई ने बताया कि कुछ घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज बहुत तेज थी और इमारतों की खिड़कियां तक हिल गईं। एक दुकानदार ने कहा कि ऐसा धमाका मैंने पहले कभी नहीं सुना। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत और 24 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और एनएसजी की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचने वाली हैं। यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर से 350 किलो विस्फोटक AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस को शक है कि यह दोनों घटनाएं किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हो सकती हैं। मामले की जांच जारी है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए विस्फोट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि डीजीपी ने सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाने और संवेदनशील स्थलों पर गश्त तेज करने के आदेश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। लाल किला पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके में स्थित है, जहां त्योहारों और शादियों के मौसम में भारी भीड़ होती है। एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके पर सीआरपीएफ के डीआईजी ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच टीमें भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं साइट पर जा रहा हूं, स्थिति देखने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। इस धमाके पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह घटना बेहद दर्दनाक है और शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक कई लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हम शोकग्रस्त परिवारों के साथ हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही पवन खेड़ा ने सरकार से इस घटना की तुरंत और गहन जांच की मांग की। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए चश्मदीद इरफान ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि गाड़ी की स्टीयरिंग उड़कर दूर जा गिरी। उन्होंने कहा कि मैं दरियागंज में था, धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर स्थिति की जानकारी ली। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने तुरंत दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा से बात की और राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस प्रमुख सतीश गोलचा ने बताया कि यह विस्फोट एक इको कार में हुआ, जो उस समय ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। धमाके से आसपास की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुईं। उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि विस्फोट बम से हुआ या किसी तकनीकी खराबी से। फिलहाल एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें मौके पर जांच में जुटी हैं, जबकि पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव की सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव की निगरानी के लिए बीजेपी शासित राज्यों से 208 पुलिस कंपनियां बुलाई गईं, लेकिन किसी गैर बीजेपी राज्य से एक भी पुलिस कर्मी नहीं भेजा गया। तेजस्वी ने पूछा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तमिलनाडु से पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम चुनाव में पक्षपात और हस्तक्षेप को दर्शाता है। तेजस्वी ने कहा कि 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं, जिसने निष्पक्षता पर सवाल उठता है। तेजस्वी ने कहा कि 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बीजेपी नेताओं का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। तेजस्वी ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार को नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा, जहां रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट
IT हब और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जाएगी ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार और सुविधा के लिए बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने 171 जनसभाएं की हैं और हर जिले में लोगों में बदलाव का मूड दिख रहा है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 20 साल में एनडीए सरकार के दौरान बिहार बेरोजगारी और पलायन में सबसे आगे रहा और राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गया, लेकिन इस बार लोग जाति या धर्म से ऊपर उठकर विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर वोटिंग से जुड़े आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था, लेकिन 10 नवंबर तक भी पुरुष और महिला मतदाताओं के आंकड़े जारी नहीं किए गए। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब पहले मैन्युअली आंकड़े उसी दिन जारी कर दिए जाते थे, तो अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पाप छिपा रही है और चुनाव आयोग उसका औजार बन गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और जनता को पारदर्शी जानकारी से वंचित किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में पहले चरण की वोटिंग में 64.66% मतदान हुआ था। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव को लेकर रेलवे पर लगाए गए अपने आरोपों को फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि रेलवे का स्पष्टीकरण अधूरा है और दावा किया कि स्पेशल ट्रेनें हरियाणा के करनाल से सिर्फ भाजपा समर्थकों को बिहार भेजने के लिए चलाई गई। सिब्बल ने कहा कि अब साफ है कि ये ट्रेन बीजेपी वोटर्स के लिए थी और उसका खर्चा भी बीजेपी ने उठाया। वे खुद कह रहे थे कि सैनी जी हमें भेज रहे हैं। सिब्बल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें यह दावा किया गया है कि करनाल से लोगों को बिहार भेजा गया। सिब्बल ने कहा कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। हालांकि सत्य हिंद इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इससे पहले रेलवे ने कहा था कि त्योहारी सीजन में कुल 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 10,700 का समय तय है और लगभग 2,000 ट्रेनों को मांग के अनुसार चलाया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि भीड़ बढ़ने पर वॉर रूम प्रणाली के जरिए तुरंत ट्रेनें चलाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को वोटबंदी करार दिया और चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस कवायद के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। ममता ने कहा कि जिस तरह नोटबंदी हुई थी उसी तरह अब वोटबंदी हो रही है। यह सुपर इमरजेंसी का नया रूप है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी में यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण 2-3 महीने में पूरा नहीं हो सकता और इसे जबरन कराया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा मुझे SIR के खिलाफ बोलने पर जेल भेज सकती है या मेरा गला भी काट सकती है, लेकिन मैं लोगों के मताधिकार पर रोक नहीं लगने दूंगी। उन्होंने GST की भी आलोचना की और इसे एक भूल बताया जिसे वापस लिया जाना चाहिए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार GST के नाम पर लोगों को लूट रही है। दिल्ली के कानून मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगे के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के एक सेशन कोर्ट ने साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगे के मामले में कपिल मिश्रा को जांच से मुक्त कर दिया है। कपिल मिश्रा को ये राहत राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने दी। बारन बेंच की खबर के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच के आदेश ट्रायल कोर्ट ने दिए थे। कपिल मिश्रा की भूमिका के संबंध में यह आदेश यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की याचिका पर दिया गया था। इलियास ने दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा की भूमिका को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में छात्रों को मिलने वाली नौकरियों और सैलरी दोनों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के तैयार किए गए लेकिन जारी न किए गए नए आंकड़ों से पता चलता है कि बीटेक के अंतिम वर्ष के छात्रों की कैंपस प्लेसमेंट दर और औसत सैलरी पैकेज में बड़ी कमी आई है। जयराम रमेश के अनुसार 2021-22 से 2023-24 के बीच 7 पुराने IIT खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी और रुड़की में प्लेसमेंट में 11% की गिरावट और सैलरी में 0.2 लाख रुपए की कमी दर्ज हुई है। वहीं अन्य 8 IIT में 9% की गिरावट और औसत पैकेज में 2.2 लाख रुपए की कमी आई।
उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि देश में बेरोजगारी और सैलरी ठहराव की समस्या अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 23 आईआईटी में बीटेक छात्रों का औसत प्लेसमेंट 90% से घटकर 80% पर आ गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सरकार से नीतियों में शाकाहार को प्रमुखता देने की अपील की और कहा कि अगर संभव हो तो हिंदू समाज में मांसाहार खत्म किया जाए। उन्होंने गैर शाकाहार को बीमारी की तरह बताया। उनके बयान को केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह विविध खानपान वाली भारतीय संस्कृति पर एकरूपता थोपने की कोशिश है। भागवत ने यह भी कहा कि मुसलमान और ईसाई संघ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी पृथक पहचान छोड़नी होगी, जिससे उनकी कथित समावेशिता पर सवाल उठे। पहले भी संघ ने सिखों को हिंदू बताने की कोशिश की थी, जिसे सिख समुदाय ने अस्वीकार किया। भागवत ने यह भी कहा कि संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिससे उसकी जवाबदेही पर सवाल उठे हैं। 3 बार प्रतिबंध झेल चुका संघ अब भी अपनी फंडिंग और ढांचे को लेकर पारदर्शी नहीं है। आलोचकों के अनुसार संघ की एक संस्कृति एक पहचान की सोच भारत की बहुलता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था और जीवन शैली चुनने की आजादी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।